हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट। बच्चों, स्पार्क टेस्ट जो टेस्ट 6 हुआ था, आइए उस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ताकि आपको ये इवेलुएट करने में आसानी हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत किए हैं, सही किए हैं, उनका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ है कि आपको ये कंपाउंड्स दो दिए गए हैं और ये कॉलम्स मैच करने। सबसे पहला है POCl3। सभी जानते हैं बेटा कि जब POCl3 हम लोग लिखते हैं तो P डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ये है Cl, ये Cl और ये Cl, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। हाँ भाई, POCl3 जो होता है ये कैसा होता है, येलोविश व्हाइट क्लोराइड ऑफ फास्फोरस। ये एनसीईआरटी में P ब्लॉक का जो बॉक्स बना हुआ वहीं से क्वेश्चन फ्रेम्ड है। येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट और फास्फोरस का होता है जो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो मैच कर गया वो कौन सा मैच कर गया बेटा, Q मैच कर गया, राइट। अब आ जाओ, अगला है H4P2O5। H4P2O5 जो है ये कैसा होता है, ये बेटा कलरलेस ऑयली क्लोराइड ऑफ फास्फोरस रिएक्ट विद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हम लोग रिएक्शन करके इसको बनाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, A का Q हो गया, B का S हो गया। ठीक है, A का Q, B का S। अब C का देखते हैं तो भैया C का क्या है, H4P2O6 है। ये मैच कर जाएगा किससे, R से। ठीक है, तो यहाँ पर R मतलब कैसा, कंटेन्स 4 POH, 2 P डबल बॉन्ड O और एक PP बॉन्ड हो गया यहाँ पर। अगर स्ट्रक्चराइज करूं बेटा तो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको बता देता हूं। H4P2O5 का कैसा होगा देखिएगा जरा। ये तुम्हारा हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, है ना, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर O, P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में इधर क्या लिखोगे बेटा, OH। यहाँ पर आ जाएगा क्या, OH। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो OH OH है, H4 है, तो ये कैसा है तुम्हारे पास में H और एक H बचेगा, तो यहाँ पर H लगा दिया, हो गया देखो काम। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा भाई। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट हम लोग अगला आ जाते हैं, आंसर यहीं पर। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग आते हैं कि अगला इसका आंसर क्या होगा। चलिए जरा इसको पहले हटा देते हैं और फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है लेकर, सॉलिड स्टेट PCl5 इज। देखो, जब PCl5 है तो PCl5 जो होता है बेटा, ये PCl5 दो स्टेट में होता है। जब ये वेपर स्टेट में होता है तो बेटा ये PCl5 होता है, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है तो ये चेंज हो जाता है, इसमें PCl4 और ये आया प्लस में, है ना, और ये हो जाता है बेटा कैसा, PCl6 माइनस में, इसमें आ जाता है। तो सॉलिड जब होता है तो जो होता है कैसा, ऑक्टाहेड्रल, यानी PCl6 माइनस होगा और PCl4 प्लस होगा, तो आयनिक सॉलिड PCl4 प्लस हो जाएगा, है ना, और वहीं पर अगर देखा जाए तो PCl6 माइनस हो जाएगा, यानी इसका 4th आंसर होगा। ऑक्टाहेड्रल होता है PCl6 माइनस और PCl4 प्लस, कैसा, टेट्राहेड्रल हो जाता है। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका आंसर लगाया होगा भाई, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। बोरॉन फैमिली में जब हम लोग देखते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। ये कुछ इस तरीके का, ऐसे अगर देखा जाता है तो ऐसे ये इस तरीके से ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर हो जाता है ऊपर, सबसे ऊपर बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, उसके बाद इंडियम, और बोरॉन से कम ये होता है थैलियम। पहले डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो DI DI से। किसी को आप दीदी बोलो तो समझ लेना, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ओके बेटा, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज फिर इंक्रीज। क्लियर है, बोलो यार। तो यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज इंक्रीज, फिर पहले डिक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो बात समझ में आ गई ना। हाँ जी सर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर बेटा।
ओके सर। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में यहां पर अगला फोर्थ, डाइबोरेन जो होता है, डाइबोरेन, तो डाइबोरेन जो होता है, इस डाइबोरेन का हम लोग ऐसा ही स्ट्रक्चर तो देखते हैं ना बेटा। यहां पर मैं बता देता हूं, डाइबोरेन जब बात आती है तो ये हो जाता है बी बी, है ना। इधर से आते हैं तो ये यहां पर ऐसे एच एच, इधर आ गया तुम्हारा एच 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 और ये एच हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग होती है, यहां पर भी देखते हो तो ये ऐसे ही ब्रिज बॉन्डिंग हो जाती है, क्लियर है ना। तो ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा? ये वाला। ये जितना भी होता है 3C 2E बॉन्ड होता है, और ये वाले जो भी है ये कैसे हो जाएंगे? 2C 2E वाले हो जाते हैं। ये देखो ये, तो आइए जरा देखते हैं। डाइबोरेन में 4 ब्रिज हाइड्रोजन, नहीं भाई गलत हो गया, ठीक है। 2 ब्रिज हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही सर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 टर्मिनल में है और 2 ब्रिज में है, क्लियर है। ये आ जाइए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हम लोगों को करना है सर। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहां पर आपके सामने है, कुछ दूसरा कलर ले देता हूं जिससे कि बढ़िया मजा आ जाएगा सर। यहां पर आपको ये इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है ना। अब इस इक्वेशन में क्या करना है? इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन अमोनिया और इसके लिखना है। तो देखो यहां पर मैं इनके लिए रेट लिख लेता हूं। इनके लिए रेट क्या हो जाएगा बेटा? पहली बात तो माइनस का dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये है तुम्हारे सामने। अब मुझे हाइड्रोजन और इसके बीच का इक्वालिटी रिलेशनशिप चाहिए, तो इधर साइड देखो अमोनिया ही दिया है सारे, तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूं सर। जब मैं इन दोनों को उठा लूंगा तो इक्वालिटी रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? देखो भाई dNH3 अपॉन dt, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो है आ जाएगा कितना? माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 2/3 dH2 अपॉन dt। ये भाई साहब हो जाएगा, आराम से देख लो। कौन सा आंसर लगा दूं यहां पर? बताओ बेटा कौन सा लगा दूं? कोई है? प्लस का dNH, ये हो जाएगा 2/3, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। समझ गए ना? बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो यार यहाँ पर अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखिएगा। 6 जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कभी लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट के टर्म में होता है सर तो कैसा होता है? नेगेटिव, है ना, यानी घटता रहता है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ जाता है। तो अब बताओ भाई, ये यहां पर तुम्हारे सामने हो गया, रेट इंक्रीज यानी डिक्रीज होगा रिएक्टेंट के टर्म में, इंक्रीज होगा प्रोडक्ट के टर्म में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ठीक है। आजा बेटा नेक्स्ट वहीं पर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 करा है यहां पर क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अच्छा जी, तो देखो पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होती है वो होती है क्या बेटा? पर सेकेंड। और जीरो ऑर्डर के लिए होती है क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड ये होता है। तो मोल पर लीटर इसको बोल दो मोलैरिटी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मोलैरिटी पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो मोलैरिटी पर सेकेंड है, ठीक है। ये देखो हो गया भाई, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट वहीं पर आ जाओ 8वें पर, ठीक है। 8वें का देखो क्या है,
8वां क्वेश्चन आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, इसको जरा हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा सर, ठीक है, इसको सॉल्व करना रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे आइए जरा देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके पास में है, हम लोग रेट लॉ ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? रेट लॉ लेंगे। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको एक बार हमें यहाँ से हमारे पास में ये हमको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बोर्ड पर कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो कोई भी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेट लॉ लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है? रेट लॉ इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे क्या यहाँ पर, रेट बराबर के ए की कॉन्सेंट्रेशन, इसको हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। और यहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इसको मैंने क्या बीटा मान लिया। देखो हो गया, अल्फा बीटा हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अल्फा है। ठीक, अब यहां पर देखो जो थर्ड वाला डाटा है, ठीक है, थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। डिवाइड थर्ड बाय फर्स्ट। और ये डाटा हमें कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पर देखना, 0.1 अपॉन 0.10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? 0.024 की पावर, ये हुआ अल्फा। इधर आएंगे तो होगा 0.012 अल्फा। अगला है यहीं पर बीटा वाला 0.035 बीटा, है ना। और ये हो गया क्या? 0.035 बीटा। ये है, ये वाला पार्ट तो देखो चला गया पूरा। ठीक, यहां पर जब आते पूरा कैंसिल होते आया 1, और ये चला गया कितना? 2 टाइम्स, यानी हो गया 2 की पावर अल्फा। अब अल्फा इसकी वैल्यू 1 है तो बेटा अल्फा यहां पर कितना आ गया? 0। मतलब अब हमको ऑप्शन पर आ जाना है। कैसे ऑप्शन पर आओगे? आजा जरा यहां पर देखो, बी यानी अल्फा जो है वो ए वाले टर्म में होगा। ए वाले टर्म में अगर देखा जाए तो 0 है, यानी हमारे पास यहां पर 2 ऑप्शन बचे हुए, एक पहला और एक दूसरा। अब पहला और दूसरा, अब हमें सेकेंड डाटा और थर्ड डाटा ले लेना। ठीक है, कौन सा डाटा? सेकेंड डाटा और थर्ड डाटा। यानी ये वाले ऑप्शन देखो गलत हो गए, बचे सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड। आइए हम सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक, किससे डिवाइड करें? सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करें। कैसे जरा देखना, सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 0.80, थोड़ा सा करेक्शन कर देते इसमें, 0.80 डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू कितना? 0.24 या 0.024 अल्फा, 0.024। ये कैसा हो गया? अल्फा। बीटा का देख लो भैया, क्या हो जाएगा यहीं पर? 0.070 बीटा। और ये कितना हो गया? 0.035 बीटा। अब देखो ये वाला पार्ट गया, ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये 8 इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर बीटा हो गया। अब देखो इसको चेंज करो, ये हो गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर बीटा। तो बेटा बीटा बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि रेट लॉ जो है वो क्या आ जाएगा? आर बराबर के ए की पावर 0। ठीक है, और वहीं पर जो b लिया गया है, b की पावर क्या है? 3, तो ये टर्म हट जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा? k b की पावर 3। ये लो है, हो गया। ठीक, क्लियर? चलो तो आंसर देख लो भैया कौन सा होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सॉल्व करने पर आ गया।
यहीं से सॉल्व कर सकते, देखो ऐसे ऐसे कर सकते। फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखो भाई ये कितने टाइम जा रहा था, 2 टाइम जा रहा था, ठीक, कितने टाइम, 2 टाइम जा रहा था। यहां पर रेट सेम थी, कांस्टेंट थी, तो जब रेट कांस्टेंट थी तो हो जाता 0 ऑर्डर, यानी ए पर 0। अब बचता कौन सा, अब देखो 2 एंड 3 कर लो, ए वाले में कांस्टेंट है, या आप ऐसे और यहां से ऐसे जाते तो 2 टाइम्स गया, और ये कितना आता है 3 टाइम्स, तुरंत आंसर आ जाता, ऐसे भी कर लेते सर। बहुत आसान था क्वेश्चन भी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। ओके 9 पर जब आएंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है द प्लॉट दैट रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबको पता है ये एनसीईआरटी का है, तो जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है बिल्कुल वैसा ही है। सबको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू होता है R0 माइनस R अपॉन T, ये होता है, तो ये हो जाता है R0 माइनस R अपॉन T, यानी कि KT बराबर क्या हो जाएगा R0 माइनस R, ठीक है। इसको एक चेंज करते हैं तो R बराबर कितना आ जाता है बेटा, R बराबर आ जाता है ये R0 माइनस KT, ये तो है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू माइनस KT और ये प्लस R0, इसका ग्राफ हो जाएगा Y इज इक्वल टू mx प्लस C, ठीक है। तो ये यहां पर जो होगा ये क्या हो जाएगा R0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना माइनस KT, यानी ये हम सेकंड लगाएंगे। हूबहू ये जो मैंने दिया है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो डायग्राम ऐसे दिया हुआ है उसी से भाई साहब, ठीक है, याद रखना सर भाई, क्लियर है ये। चलो भाई इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, ठीक है। देख लो आराम से, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है, एरिनियस प्लॉट दिया गया, और एरिनियस प्लॉट से हमको दिखा रहे हैं, एरिनियस प्लॉट में K वर्सेस 1/T का दिया गया लीनियर प्लॉट होता है। स्लोप आपको दिया गया माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, आपको R की वैल्यू दी गई है। देखो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हारा क्या आता है यहीं पर मैं बता दूं, या और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, सब कुछ जानते हो ही। जब ln लेते हो तो ln क्या हो जाता है, ln के इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। या इसको अगर इंटरचेंज करना चाहो तब भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ln के बराबर क्या हो जाएगा माइनस का EA अपॉन RT, है ना, और ये प्लस ln A, ऐसा हो जाता। ये इक्वेशन तुम्हारा ln के फॉर्म में आ गया। देखो अब सोचो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है कि नहीं होता है, यानी स्लोप तुम्हारा माइनस का EA अपॉन RT हो जाता है। तो आपको पता है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि 1/T है तो m क्या होता है स्लोप होता है, तो स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप बराबर माइनस का EA अपॉन R। अब देखो भाई यहां पर दिया गया है माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बराबर ये कितना आ जाएगा बेटा EA अपॉन R। R की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो R की वैल्यू क्या करें मल्टीप्लाई। अब देखो इधर माइनस माइनस होगा तो ये माइनस माइनस हट जाएगा ना, R डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो EA बराबर आ जाएगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू R। R की वैल्यू क्या बेटा 8.3, जब मल्टीप्लाई करते हो तो 8.3 है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 166 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये है देख लो भाई 166 किलो जूल पर मोल। कोई आंसर है क्या, हाँ जी मिल गया, सेकंड आंसर हो जाएगा।
चलो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहीं पर क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। देखो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाय एरिनियस इक्वेशन। ये तुम्हारे सामने बेटा एरिनियस इक्वेशन दिया गया, सबको पता है। इन दिस इक्वेशन EA रिप्रेजेंट्स, EA क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं भैया, फ्रैक्शन एनर्जी ग्रेटर देन, नहीं, अच्छा, द एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, और उसके बाद में कह रहा है क्या, द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी के नीचे मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए इसको क्रॉस करना जरूरी होता है। जब इसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी है सर, ये सही भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपको ये डाटा दिया गया, आपको बताना कौन फर्स्ट ऑर्डर है कौन क्या है जो है, ठीक है। चलो देखते जरा। अच्छा, सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, ये एनसीईआरटी का है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी से दिया गया है, उसी का है। यानी पहला जो है अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम के सरफेस पर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी ये जो तुम्हारा मैच कर रहा है ये किससे कर रहा है, आर से। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड सरफेस है, ये भी कैसा है, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, जीरो ऑर्डर है तो जो जीरो ऑर्डर अगला कौन सा है, पी वाला है, ARBP, कोई है ARBP, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आराम से। और वैसे भी जितने भी नेचुरल एंड रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव डीके कैसे होते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर स्यूडो ऑर्डर होता है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कैसा, स्यूडो ऑर्डर, तो Q हो जाएगा, C वाले का S हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक बात बता दें, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो ऑल रेडियो एक्टिव क्यों होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है ना, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है सर, ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है, हाँ जी। चलो बेटा आ जाओ, वहीं पर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइएगा। 13 क्या है बेटा, 4 रिएक्शंस आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ देम इज ऑफ जीरो ऑर्डर। ये तो एनसीईआरटी का बेटा, जीरो ऑर्डर जो है ये तुम्हारा हमारे पास में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर, यानी H2+Cl2, ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। लाइट की प्रेजेंस में जो ये रिएक्शन हो रही है फोटोकेमिकल वाली, ये हो जाएगी कैसे, जीरो। यहीं पर अगर फर्स्ट ऑर्डर हो जाए तो ये देखो तुम्हारे सामने N2O5 का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। चलो बेटा बढ़िया भाई, यहाँ पर अगला है ये तुम्हारे सामने रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, O3 से O2 और हो गया, फास्ट है, O से O3 फिर 2O2 बना, ये स्लो है। रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा गया है, क्या हो सकता है भाई, यानी यहां पर बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। चलो फिर इसको कर लेते हैं, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है तो हम लोग इसको करके देखेंगे बेटा। सबसे पहले देखो, ये जो है तुम्हारा ये O3 से जा रहा है किसमें, O2 में, और O में आ रहा है, ये है बेटा तुम्हारा फास्ट, ओके। उसके बाद में O प्लस O3, तो ये चेंज हो रहा है किसमें, देखा जाए तो ये बेटा आ रहा है O2 के 2 मोल, ठीक। ये अगर देखा जाए तो ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम यानी K की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो K बराबर हो जाता है प्रोडक्ट O2 इंटू O डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, O3, ये हो गया। यहां से O की वैल्यू निकाल लो, O क्या हो जाएगा बेटा, O देखो ऐसे तो होगा ना, O हो जाएगा K इंटू O3 अपॉन O2,
इज इक्वल टू ओ। ये आ गया, देख लो भाई। अब रेट लॉ जब लिखोगे तो रेट लॉ यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, रेट बराबर के इंटू ओ एंड O3। समझ गए ना, ओ की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दो, क्लियर, ओ की वैल्यू उठा के रख दो, क्या हो जाएगा ओ की वैल्यू, रेट बराबर के इंटू ये हो जाएगा के, ठीक, ओ कितना हो जाएगा, ओ यहां पर है O3 अपॉन O2 और ये हो जाएगा क्या O3। अब इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा के डैश, रेट बराबर आप लिख लो डायरेक्ट के डैश इनटू ये हो गया तुम्हारा O3 का स्क्वायर अपॉन O2। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो के O3 का स्क्वायर O2 इनवर्स -1। ऐसा जो भी ऑप्शन में आएगा वो सही हो जाएगा तुम्हारे पास। देख लो आराम से, इतना सॉल्व करने पर ये आ रहा है जो, ठीक। कोई आंसर आपके पास में है यहां पर, पहले ही हो गया, देखो भैया पहला ही आंसर इसका मैच कर गया। ओके सर, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। अब देखो 15वां क्वेश्चन जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 15 क्वेश्चन, 10 ग्राम का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, वो रिड्यूस्ड हो जाता 1.25 ग्राम 12 साल में। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा जी, अब देखो गुरु ऐसे कर लो, 10 ग्राम से आधा हो जाएगा तो ये 5 ग्राम होगा, ठीक। 5 ग्राम से आधा हुआ तो ये 2.5 ग्राम होगा, है ना। और 2.5 ग्राम का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम। समझ में आया ना, मतलब ये हुआ टी हाफ, ये हुआ इसका टी हाफ और ये हुआ इसका टी हाफ। बोलो हो गया ना, मतलब हम यहां पर कह सकते हैं टी इज इक्वल टू एन इंटू टी 1/2। यहां पर कितना 3 है तो एन की वैल्यू 3 आ गई, तो यहां पर हो गया बेटा क्या, इधर सॉल्व कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ। और टी कितना दिया गया, 12 साल। बोलो ना, टी कितना है 12, तो टी है 12, यहां पर देख लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा कितना, टी हाफ बराबर 4 साल। ये हो जाएगा आंसर, पहला हो जाएगा भैया। क्लियर, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 16वें क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पर, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction if its rate doubles when temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला बेस्ड है सरकार, कैसे फॉर्मूला बेस्ड, चलो यहीं पर सॉल्व करता हूं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तुम्हारा यही तो होता है ना, रुक जा भाई, फॉर्मूला होता है बेटा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू कितना, EA अपॉन 2.303 R, ठीक है पक्का, इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये होता है फॉर्मूला। K2 अपॉन K1 जब देख रहे हो तो K2 अपॉन व्हाट इज एक्टिवेशन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर, रेट डबल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर ये जो दिया है इसको पहले केल्विन में कर लेना, किसमें कर लेना, केल्विन में। देखो अब केल्विन में करोगे, आर की वैल्यू दी गई यहां पर, ये हो जाएगा डबल हो रहा तो ये हो जाएगा कितना, log 2, ये हमको निकालना है 2.303 इंटू 8.314। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 19 के आसपास आता है,
ठीक है ना। 1/T1, 1/T1 कितना लिखोगे 293 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35 है, 273 ऐड कर दो, यानी 35 प्लस 273 है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तीन 308 308, ये सॉल्व कर लीजिए भाई, बड़ा ही आसान है। log 2 की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा बेटा 0.3010, सॉल्व कर रखा है मैंने। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 34.7 किलो जूल पर, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 17 जो है, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो यहीं पर इसे सॉल्व कर देता हूं। K1 और K2 बराबर है, तो देखो K1 और K2 बराबर है, तो मैं पहले लिख लेता हूं। K1 बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 10 to the power 16, ठीक है, 10 to the power 16 E माइनस 2000 अपॉन, कहाँ गया, अच्छा 2000 अपॉन हो जाएगा T, और K2 हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 to the power 15 E माइनस 1000 अपॉन T, ये लिख लिया। अच्छा अब यहां पर तुमको पता है ये दोनों साइड है, तो दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो क्या होगा, दोनों साइड लॉग लेने पर यहां पर दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा कितना log K1 इज इक्वल टू log 10 to the power 16 E माइनस 2000 डिवाइडेड बाई T, और ये हो जाएगा क्या log K2 log 10 to the power 15 E माइनस 1000 अपॉन T, इतना ले लिया। अब इसके लिए स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस में ले लेता हूं इधर से, है ना, दोनों इक्वेशन में लिख देता हूं यहां पर ताकि काम हो जाए। दोनों साइड लॉग लिया, तो अब K1 को बराबर कर देना है किससे, K2 के। जब K1 K2 बराबर हो जाएगा तो यहां पर K1 K2 बराबर, यानी इससे पहले जो हमने इक्वेशन ये यहां पर बनाई थी, इसको ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ही हट गई, देखो फिर से लिख देता हूं इसको, क्या है log K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 10 की पावर 16 माइनस, ये हो जाएगा 10 की पावर 16, ठीक है, 10 की पावर 16, और यह है E 2000 अपॉन T, यहां पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा log K2 log 10 की पावर 15 E माइनस 1000 अपॉन T, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो दोनों तरफ जब log लेंगे तो दोनों तरफ log लेने पर क्या होगा, log हमने ले लिया, अब यहां पर हमको K1 और K2 को क्या कर देना, बराबर कर देना, दोनों को बराबर करके लिख दो भाई। जब बराबर करके लिखोगे तो बराबर करके लिखने पर जो हमारा ओवरऑल इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1000 अपॉन 2.303 के। हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आ जाएगा। इसको इसलिए भी नहीं डिटेल में कर रहा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। कौन सा हो जाएगा 1000 अपॉन 2.303 के। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 नहीं 17 हो गया भाई, 18 पर आ जाओ। कह रहा है BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज अ लेविस एसिड डिक्रीजेस इन, देखो कॉन्सेप्ट यहीं पर ये होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BB। BB मतलब कुछ और नहीं भैया, बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग कम
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इनमें सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग किसमें होती? BF3 में होती। बैक बॉन्डिंग ज्यादा, लेवेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? सबसे पहले BBr3 का होगा, फिर BCl3, फिर BF3, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सर। बस समझ आ गई ना? यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, और डिक्रीजिंग पूछा ही गया है। चलो भाई 18वां क्वेश्चन निपटा लिया हम लोगों ने। आ जाओ 18वें के बाद में 19वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पर कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो आज जरा पढ़ लेते हैं। पहला कहेगा SnF4 एंड PbF4 आर कोवेलेंट इन नेचर। बहुत बढ़िया भाई। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, इनकरेक्ट पूछा गया। पता चला पूरा पेपर पर करेक्ट ही दिख रहा। ठीक है, अच्छा वहीं पर अगर देखा जाए तो PbX4 मोर स्टेबल देन PbX4, ये होना चाहिए PbX2। ठीक है, PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। चलो ठीक, पहली बात तो यहाँ देखो SnF4 ये हो जाएगा बेटा +4, ये हो जाएगा +4। ये कोवेलेंट नेचर का नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा? आयनिक नेचर का हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो आयनिक नेचर के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो भैया अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पर 20 क्वेश्चन जो है वो ये है, कुछ इस तरीके का है, ध्यान देना। मैच द स्पीसीज गिवन कॉलम फर्स्ट विद द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन कॉलम सेकेंड। ठीक है, BF4 माइनस का टेट्राहेड्रल सेफ होता है। AlCl3 जो है ये कैसा होता है? लेविस एसिड होता है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद SNO, PbO2 में सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतनी होती तुम्हारी। अब देखो पहले का हो गया 5वां, B का हो गया 3rd, पहले का 5वां, अरे पहले से ही पता चलेगा, देखो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पहले का 5वां, B का 3rd। ठीक है, C का हो जाएगा 4th, मतलब SnO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा SNO से SnO2 में। क्लियर? PbO2 जो है, ठीक, C का 4th हो गया, D का 1st एंड 2nd दोनों हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है +4 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, एक ही अगर पता चल जाता तो भी हो जाता है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहीं पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है 21। 21 है करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। सबसे पहले देखो भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। कह रहा B is able to form Be3 while Al does not form Al3 plus ion। अच्छा, BF3 molecule is acidic in nature, aluminium oxidizes are basic in nature। नहीं भैया, amphoteric nature होता है। aluminium dissolved in mineral acid and aqueous alkalis, इस पर कोई असर ही नहीं। C और D गलत, A और B सही भाई। ठीक है, A और B सही हो सकता है। लेकिन एक मिनट, B is able to form B3 plus ion while Al does not form Al3। अच्छा हाँ, A और B स्टेटमेंट करेक्ट है जो है, C और D तो गलत है भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान देना भैया। क्वेश्चन नंबर 22, Pb4 प्लस कैन बी रिड्यूस इजीली टू Pb2 प्लस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका, और दोनों सही, यानी दोनों ही सही है। ठीक है,
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब डाउन द ग्रुप हम ऊपर टू नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, यानी टॉप टू बॉटम आते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हायर वाले की घट जाती है ना, तो ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइएगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज। अच्छा, हाइड्राइड का आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का होता है, वाटर के बाद SbH3 का होगा, फिर अमोनिया का होगा, वाटर SbH3 फिर अमोनिया, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फेट। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर मॉलिक्यूलर वेट, और सबसे कम किसका, फॉस्फीन। इसीलिए फॉस्फीन जो होती है वो गैस के फॉर्म में होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके बेटा, आ जाओ भाई नेक्स्ट, यहीं पर है आपके सामने अगला, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। XeF2 XeF4 XeF6 नंबर ऑफ लोन पेयर। बेटा XeF3 में F2 में 3 लोन पेयर होते हैं, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 1 लोन पेयर होता है, 3 2 1, कोई है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। लीनियर शेप होता है, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका कैसा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, याद आया ना, ये हो जाएगा भाई। 25 पर आ जाओ। ओके, कितने पर आ जाएगा बेटा, 25 पर। ये 25 बोला गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ। देखो इसका एक रीजन होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती, क्योंकि देखो ऑर्डर होता बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का Cl Cl, फिर होता बेटा Br Br, फिर होता बेटा F और F, और फिर होता I और I। ठीक है, तो इससे तो कम ही है। दूसरा हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तीसरा तो गलत है भाई, तो पहला और दूसरा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, ओके चलिए फिर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं।